Good morning, class 9. Yesterday we discussed structure and functions of plasma membrane. Today we discuss transports of substances across the plasma membrane. कुछ सब्सटेंसेस जो हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। अब वो कैसे होते हैं उसके लिए कुछ अलग अलग डेफिनेशंस है, लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट्स, बल्क ट्रांसपोर्ट्स। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट्स है आपके टू टाइप्स के होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बल्क ट्रांसपोर्ट्स दैट इज एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो इसमें आपका फर्स्ट फॉर्म देखेंगे सबसे पहले, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स जो है वो सब्सटेंसेस का बहुत रैपिडली होता है और रैपिडली होने की वजह से इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में सब्सटेंसेस का मूवमेंट बहुत रैपिडली होता है और उसके लिए एनर्जी की नीड होती है। इसमें आप एग्जांपल्स देखेंगे कि इसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लाइक आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव से भी आप समझ रहे होंगे कि ये जो टर्म है पैसिव, ये स्लो मूवमेंट के लिए यूज़ की जा रही है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट्स मूवमेंट है ये बहुत स्लो स्पीड से होता है। आयंस का ट्रांसफर्स बहुत स्लो मूवमेंट से किया जाता है और इसके लिए किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स और पैसिव ट्रांसपोर्ट्स में दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट्स में सब्सटेंसेस का मूवमेंट बहुत स्लो होता है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप्स, फर्स्ट इज डिफ्यूजन, सेकेंड इज ऑस्मोसिस। सबसे पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखेंगे। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दैट्स मीन ये कह रहे हैं आपका कि जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसके एग्जांपल देख लेंगे, जैसे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये आपकी डिफ्यूज़न के अकॉर्डिंग डिफ्यूज़ की जाती है। अब इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको डेफिनेशन में बताया कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज़न। अभी देख लीजिए, ये आपके सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं यहाँ पर ब्लैक कलर से, जो कि हायर कंसंट्रेटेड है। अब इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिफ्यूज़न अप्लाई किया गया जिससे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेटल्ड हो गए हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो सब्सटेंसेस हैं वो हाई टू लोअर कंसंट्रेटेड होने की प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। नाउ सेकंड है आपका ऑस्मोसिस। ये भी सेम एज आपका डिफ्यूज़न है। मेजर डिफरेंस इज दैट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हेयर। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर, ये पानी का एक रास्ता है, फ्रॉम द रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशंस टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये भी डिफ्यूज़न की तरह काम करती है। इसमें जो वाटर का मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मीन्स सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको एंट्री देती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस सेम है, बट डिफरेंस इज दैट डिफ्यूज़न में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कम्प्लीटली रोल होता है। अब देखिए, जो आपके रेड कलर के ये सोल्यूट हैं, जो ब्लू कलर के हैं जो आपके वाटर हैं, और बीच में एक आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये शो कर रहा है आपके हायर वाटर कंसंट्रेशन को, जबकि
जो राइट हैंड साइड है ये शो कर रहा है आपके लोअर वाटर कंसंट्रेशन को। अब आप देखेंगे कि जब इसके ऊपर ऑस्मोसिस आपने अप्लाई किया है तो ऑस्मोसिस अप्लाई करने से जो हायर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल और सोल्यूट्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे, डिफ्यूज़न में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है विदाउट एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जबकि ऑस्मोसिस में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही होता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न को आप अपने घर पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, एक गिलास पानी में आप 10 से 15 ड्रॉप अगर इंक की डालें तो वो भी धीरे धीरे डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। पूरा कलर धीरे धीरे आपका उसमें इंक के कलर में अपीयर हो जाएगा। सेकंड, आप ओस्मोसिस भी देख सकते हैं अपने घर पर। जैसे आपके पास कोई चने का बीज है, अगर आप चने के बीज को पानी में रखते हैं तो स्वेल्ड कर जाएगा, और अगर आप उसको धूप में रखते हैं तो फिर से वो उसका पानी बाहर निकल जाएगा। जो उसकी आउटर कवरिंग है वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू पानी बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से श्रिंक कर जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ डेफिनेशंस और होती हैं। फर्स्ट है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। देखिए इसको, द सेल गेन वाटर इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। नेक्स्ट है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सेल मेंटेन द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। नेक्स्ट है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सेल लूजेज वाटर इफ द मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन दैट इज हाइपरटोनिक देन द सेल। अब देखिए मैं इसको बहुत इजी करके आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट आपका जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इन्होंने आपको बताया है इसमें लगातार सेल आउटर मीडियम से वाटर को अंदर ले लेती है जिससे आपकी सेल स्वेल कर जाती है। जैसे आपका आरबीसी में हो जाता है कभी कभी कि सेल में लगातार वाटर एंटर करता रहता है जिससे आपकी सेल स्वेल कर जाती है। ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो आपकी सेल्स होती है जितना वाटर वो बाहर से लेती, जितना वाटर उसके अंदर बाहर से आता है उतना ही लगातार सेल से बाहर भी रिलीज होता रहता है। मीन्स इन और आउट की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, वाटर का लॉस नहीं रहता है, जिसकी वजह से सेल की शेप और साइज नॉर्मल रहती है, ना वो स्वेल होती है और ना ही वो श्रिंक होती है। जबकि आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इसमें से लगातार वाटर लॉस होता रहता है, लगातार वाटर बाहर की ओर निकलता रहता है जिससे सेल आपकी श्रिंक कर जाती है। तो आपको ध्यान रखना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर लगातार सेल में एंटर करता रहता है जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना वाटर बाहर निकलता है या जितना वाटर बाहर रिलीज होता है उतना ही वाटर सेल के अंदर एंटर कर जाता है जिसकी वजह से सेल का शेप और साइज नॉर्मल रहता है। जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपको बताना है कि लगातार वाटर सेल से आउट या बाहर की ओर रिलीज होता रहता है जिसकी वजह से सेल श्रिंक जाती है, यानी कि पिचक जाती है एक तरह से। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए हाइपोटोनिक सेल स्वेल कर गई है, इसमें पानी लगातार एंटर कर रहा है अंदर की तरफ। आइसोटोनिक, इसमें पानी जितना बाहर गया है उतना ही अंदर आया है जिसकी वजह से सेल का शेप और साइज नॉर्मल रहेगा। हाइपरटोनिक, लगातार पानी सेल से बाहर रिलीज होता रहेगा जिससे सेल आपकी श्रिंक कर जाएगी। नेक्स्ट आएगा आपका एंडोऑस्मोसिस। देखेंगे इसका ये डेफिनेशन समझेंगे। इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल्स और द सेल ड्रिंकिंग इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस और पिनोसाइटोसिस। मीन्स जब वाटर आपका सेल्स के अंदर आता है या फिर जब सेल्स आपका लिक्विड फूड बॉडी के अंदर एंटर करती है, ये आपका एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। एक बार और समझ लीजिए, जब वाटर आपका बॉडी के अंदर सेल के अंदर एंटर करता है, जब आपका वाटर बॉडी सेल्स के अंदर एंटर करता है या सेल्स लिक्विड फूड लेती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस और पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट है आपका
डेफिनेशंस ऑफ एक्सोस्मोसिस, यानी कि जब आपका सेल वाटर को या लिक्विड को सेल से बाहर निकालेगा, इसको समझेंगे। डेफिनेशंस ऑफ एक्सोस्मोसिस, जब आपका सेल वाटर को या लिक्विड को सेल से बाहर निकालेगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डेफिनेशंस ऑफ एक्सोस्मोसिस। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल्स और ओमिशंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस। जब पानी आपका बाहर निकल जाएगा, या आपका एक्सोस्मोसिस है। अब जैसे एंडोस्मोसिस, मैंने आपको बताया था, एंडोस्मोसिस वो प्रोसीजर है जिसमें वाटर सेल के अंदर एंटर करता है। ये देखेंगे, जैसे ये मैंने आपको ब्लू कलर से वाटर दिखाया हुआ है और ये रेड कलर से शुगर सॉल्यूशन है। ये हम आपका प्रैक्टिकल में भी शो करते हैं, जब आपकी क्लासेस होगी तब आपको दिखाएंगे। तो वाटर लगातार आलू के अंदर चलता चला जाता है, जिससे आलू आपका स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। नेक्स्ट एक्सोस्मोसिस, जब आप पोटैटो को धूप में रखते हैं तो पानी बाहर की ओर निकल जाता है, यानी कि आलू पोटैटो आपका श्रिंक कर जाएगा, सूख जाएगा। ये आपका प्रोसेस कहलाता है एक्सोस्मोसिस। नेक्स्ट डेफिनेशंस आती है इसमें आपकी डेफिनेशंस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को ही आप फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। जब आपकी सेल्फ फूड का एनगल्फ करती है, द सेल्फ एनगल्फ फूड इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। मीन्स जब आपका सेल डायरेक्टली फूड को एनगल्फ कर जाएगा या निगल जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशंस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। द सेल इजेक्ट सॉलिड फूड इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस और इजेशन। जब आपका सेल सॉलिड फूड को बॉडी से बाहर निकालेगा, उस प्रोसीजर को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस और इजेशंस। अब देखिए एग्जांपल समझ लीजिए। अमीबा रिक्वायर्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस एंड एक्सक्रीशंस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। मीन्स जब अमीबा फूड लेता है तो वो आपका एंडोसाइटोसिस के थ्रू लेता है, और जो वो सॉलिड फूड बॉडी से बाहर निकालता है वो निकालता है आपका एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। देखेंगे ये रेड कलर के आपके फूड पार्टिकल्स हैं जो मैंने डायग्राम में शो किए हुए हैं। बाहर की स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब ये रेड पार्टिकल सेल के अंदर जा रहे हैं या अमीबा को अपने अंदर ले रहा है, एनगल्फ कर रहा है, तो ये प्रोसीजर कहलाएगा आपका एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। और जब उसकी बॉडी में फूड एक्स्ट्रा हो जाएंगे या वो उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ करेगा, देखिए मैंने लिखा हुआ है इजेक्ट फूड। अब ये जो एरो का निशान बाहर की ओर आ रहा है, इसका मीन्स ये है कि जो एक्स्ट्रा फूड है वो बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जा रहा है, इसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो दोनों में डिफरेंस है। एंडोसाइटोसिस आपका फूड का बॉडी के अंदर लेना, दैट इज़ एंडोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस एक्सक्रीट फूड को या एक्स्ट्रा फूड को बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज़ एक्सोसाइटोसिस। अब इसमें आपको ये जो मैंने आपको आज फंक्शन बताए, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसेस का मूवमेंट, ये आज आपका कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।